Welcome back students. Today we are going to start a new topic that is complex number. So student complex number में हम इसकी रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करेंगे और इसके कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं हम वो भी चेक करेंगे. क्लियर. तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन देखते हैं. अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स एंड आयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा जाता है x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, तो अब हम उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे. वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स, और x और y क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स हैं. और आयोटा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट माइनस वन. क्लियर. द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी. जैसे हम सेट ऑफ रियल नंबर्स को आर डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से डिनोट करते हैं. क्लियर. रैशनल नंबर के सेट को हम क्यू से डिनोट करते हैं. उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम सी से डिनोट करते हैं. कई बार आपको सिंपल सी मिलेगा या सी के अंदर ऐसी लाइन डाली होगी, तो ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन ही है. तो कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन देखें. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई सच दैट x and y belongs to set of real numbers and iota is equals to under root minus वन. तो आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपके पास जो फॉर्म होती है x प्लस आयोटा वाई, उसमें जो x टर्म है और आयोटा के साथ जो मल्टीपल में टर्म है, वो दोनों ही आपके पास एक रियल वैल्यूज़ होंगी. ठीक है. जब आयोटा टर्म जो है वो लग जाती है y के साथ या किसी रियल नंबर के साथ, तो वो हम कहते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ गया है. ओके. सो यहाँ पे लिखा है मैंने कि n इज़ अ सबसेट ऑफ z एंड z इज़ अ सबसेट ऑफ q एंड q इज़ अ सबसेट ऑफ r एंड r इज़ अ सबसेट ऑफ c. इसका क्या मतलब है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का. देखो, जैसे नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, है ना, 1 2 3 4 5. अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड कर देती तो वो क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाते हैं. मींस जो नेचुरल नंबर है वो सबसेट है इंटीजर्स का. ओके. इंटीजर्स से सबसेट है रैशनल का. अगर मैं फ्रैक्शंस नंबर जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, अगर मैं उसको इंटीजर्स में ऐड कर दूँ तो वो हमारे पास कौन सा सेट देंगे? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का. क्लियर. और सेट ऑफ रैशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ रियल. मीन्स अगर सेट ऑफ रैशनल में ऐड कर दूँ मैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो मेरे पास क्या आएगा? सेट ऑफ रियल नंबर. इट मीन्स जो रियल नंबर है वो बड़ा सेट है और सेट ऑफ रैशनल है और रैशनल नंबर का वो छोटा सेट है. उसी तरह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास वो सबसे बड़ा सेट है, बिकॉज रियल नंबर का जो सेट है दैट इज अ सबसेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. मीन्स कि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी आ जाते हैं, रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आते हैं. तो हमारे पास जो सुपर सेट आ रहा है वो कौन सा सेट आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर का. क्लियर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय z एंड z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई. जब भी हमने नोटेशन डालनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ठीक है, ये तो हम c जो डालते हैं वो सेट के लिए डालते हैं. ठीक है. कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को मैं सी से डिनोट करती हूँ. अगर मैं बोलूँ कि आप बेटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो, तो आप क्या लिखोगे? z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई. तो z से हम डिनोट करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को. क्लियर है. आई होप सो आपको सी भी क्लियर हो गया होगा और z भी क्लियर हो गया होगा. सी हम सेट के लिए यूज़ कर रहे हैं और z नंबर के लिए यूज़ कर रहे हैं. यहाँ से बेटा आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता लगेंगी कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जो विदाउट आयोटा वाली टर्म होती है उसको हम रियल पार्ट कहते हैं. क्लियर. और जिस टर्म के साथ आयोटा लगा होता है उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल R E फिर ब्रैकेट के अंदर Z. तो ये रियल पार्ट की नोटेशन है, इसको अपने माइंड में रखें. और इमेजिनरी पार्ट जो है बेटा, इमेजिनरी पार्ट की जो नोटेशन है दैट इज़ y इज इक्वल्स टू इमेजिनरी, तो I M और ये Z. क्लियर. तो रियल पार्ट की नोटेशन और इमेजिनरी पार्ट की नोटेशन को अपने माइंड में रखना. और आपको एक चीज़ यहाँ से क्लियर होगी होगी, जो विदाउट आयोटा के साथ टर्म होती है या विदाउट आयोटा टर्म होती है वो रियल पार्ट होती है, और जो विद आयोटा होती है दैट इज़ अ इमेजिनरी पार्ट. सो एक एग्जाम्पल कंसीडर किया यहाँ पे मैंने कि 3 + 5 आयोटा है और अंडर रूट 2 - 3 आयोटा. क्लियर. अगर मैं इस 3 + 5 आयोटा की टर्म को चूज़ करती हूँ
और इसका मैं रियल पार्ट आपसे पूछती हूँ कि बेटा 3+5 आयोटा का रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट मीन्स आपने विदाउट आयोटा वाली टर्म देखनी है, तो वो कौन सी आ रही है 3, तो आपके पास रियल पार्ट 3 आ गया। और इमेजिनरी पार्ट कौन सा आ रहा है 3+5 आयोटा में से 5। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, जब मैं इमेजिनरी टर्म पूछूं आपसे, आपने आयोटा साथ में नहीं बोलना है। क्लियर है, आयोटा के साथ जो कांस्टेंट टर्म पड़ी होगी या कोई भी वेरिएबल पड़ा होगा, आपने जस्ट वो वेरिएबल को बताना है कि वो इमेजिनरी पार्ट है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी टर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए कि प्योरली इमेजिनरी टर्म कौन सी होती है। सपोज z इज इक्वल्स टू x प्लस एटा वाई, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर, अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आपके पास x वाला पार्ट नहीं है, x की वैल्यू क्या मैंने ली है 0 और y क्या है नॉट इक्वल्स टू 0, मीन्स आपके पास जो टर्म है कुछ इस तरह से दिखेगी, क्योंकि इसमें रियल पार्ट नहीं है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट नहीं होता है तो आप उस टर्म को कहते हो प्योरली इमेजिनरी टर्म। क्लियर है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है जैसे 5 आयोटा, 6 आयोटा, -9 आयोटा, ये सारी टर्म्स क्या है प्योरली इमेजिनरी टर्म्स हैं, इसमें आपको रियल पार्ट जो है वो नहीं दिख रहा है। क्लियर, सो इसके जो अपोजिट है वो है प्योरली रियल नंबर। तो प्योरली रियल नंबर कैसे होते हैं, आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस एटा वाई, तो प्योरली रियल, प्योरली रियल का क्या मतलब है, इमेजिनरी टर्म नहीं है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास नहीं है। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू 0। क्लियर है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या कहते हैं हम, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट होता है, प्योरली रियल नंबर। क्लियर है, तो यहाँ पे एग्जांपल ली है जैसे 3। ठीक है, 3 है हमारे पास क्या प्योरली रियल, तो अगर मैं इसको कहूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखो तो आप क्या करोगे 3 प्लस एटा 0 लिख दोगे। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है ना, तो लेकिन ये कौन सा नंबर है, प्योरली रियल नंबर। तो जितने भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, ये सारे प्योरली रियल नंबर हैं। क्लियर, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपके पास कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो इक्वल कब होंगे, हम ये चेक कर रहे हैं। आपके पास कोई दो नंबर्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट है x1 प्लस एटा y1 एंड सेकेंड वन इज x2 प्लस एटा y2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। देन इनकी इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ x1 इज इक्वल्स टू x2 एंड y1 इज इक्वल्स टू y2, मीन्स रियल पार्ट आपस में इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो। उस केस में आप क्या कहोगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमें गिवन है दैट इज इक्वल। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट √-16 एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको √-16 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है, तो आपने क्या करना, √-16 है उसको कैसे लिखोगे, √-1 मल्टीप्लाई 16। तो आपको ये चीज़ पता ही है कि √a इंटू बी को कैसे लिखोगे, √a इंटू √b। तो यहाँ पे √-1 इंटू √16 लिख दिया, इसकी वैल्यू आई हमारे पास आयोटा और √16 की वैल्यू आई 4। तो आयोटा 4 टर्म आ गई, तो अब इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू x प्लस एटा वाई। अब आपको आयोटा वाई वाली टर्म तो मिल रही है लेकिन x की टर्म नहीं मिल रही है, तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू 0 डाल देनी है। तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा दैट इज 0 + 4 आयोटा। ओके, अब हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है बेटा। तो माइनस भी एज इट इज़ आएगा। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए दैट मीन्स आपके पास √-1 आना चाहिए, तभी आप इसको आयोटा में चेंज करोगे, तभी आप कहोगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो √-4ac है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, √-4ac, इसको आप -1 इंटू 4ac लिख सकते हो। तो -1 इंटू 4ac है, तो √-1 इंटू √4ac, √-1 की वैल्यू एटा डाल दी, तो आपके पास ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। क्लियर है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 7 + 3 आयोटा। तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि आपने 7 + 3 आयोटा का रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो हमें मालूम है कि वो वाली टर्म जिसके साथ आयोटा नहीं लगा होता है वो रियल पार्ट होती है, दैट मीन्स रियल पार्ट आपके पास क्या आ गया 7, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा लगा होता है, तो इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या आ गया है 3। क्लियर है,
सो सेम हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, z इज इक्वल्स टू 0 प्लस 7 अयोटा। इसमें रियल पार्ट क्या होगा जिसके साथ अयोटा नहीं लगा है, दैट इज़ 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा जिसके साथ अयोटा लगा है, दैट इज़ 7। क्लियर है? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपके पास, इसमें सिर्फ रियल और इमेजिनरी पार्ट पूछा गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x एंड y व्हेन 2y प्लस 7 प्लस 4 माइनस 3x अयोटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपसे x और y की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले हमारे पास ये जो टर्म है 2y प्लस 7 प्लस 4 माइनस 3x अयोटा, इसको इक्वेट किसके साथ किया गया है, 0 के साथ। क्लियर? तो हमें मालूम है कि 0 को मैं 0 प्लस अयोटा 0 की फॉर्म में लिख सकती हूँ। ठीक है? अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करना है। तो 2y प्लस 7 राइट हैंड साइड में देखो, रियल पार्ट में क्या आ रहा है, 0, तो 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। सेम इमेजिनरी पार्ट चेक करें, यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 माइनस 3x, तो राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट चेक करें, क्या है, 0, तो 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0 आ गया। साथ में हमारे पास कंडीशन होती है कि कोई भी टर्म आपके पास तभी 0 है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास तब 0 आता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है? कब आएगा, जब आपके पास x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 0 हो। क्लियर? मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको 0 के इक्वल दिया है, दैट मीन्स उसका जो रियल पार्ट है वो भी 0 होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट वो भी 0 होना चाहिए, तभी ऑल ओवर कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी 0 बनता है। तो यहाँ से देखो, रियल पार्ट इक्वल्स टू 0 कर दिया, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल्स टू 0 कर दिया। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, -7/2, 2y इज इक्वल्स टू -7 है, 2 इधर डिवाइड में चला गया तो y इज इक्वल्स टू -7/2 आया। सिमिलरली यहाँ पे 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0 था, 4 माइनस 3x इक्वल्स टू 0, आपके पास यहाँ से 4 इज इक्वल्स टू 3x आ गया, देन x की वैल्यू क्या आ रही है, 4/3। तो यहाँ से आपके पास x और y की वैल्यूज आ गई। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y if 3/5 x minus 5 plus 2/5 y iota is equals to √2। तो इस केस में तो आपने ये रिजल्ट लगा लिया कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है, दैट मीन्स उसका रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसी नंबर के इक्वल दिया हुआ है। तो अब आप देखो यहाँ से x और y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 3/√5 x माइनस 5 प्लस 2/5 y अयोटा इज इक्वल्स टू √2 है। क्लियर? मैंने √2 को क्या लिखा, √ प्लस अयोटा 0। अब आपने आपके पास दो जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं वो इक्वल है। हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल होते हैं और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो यहाँ से जब रियल पार्ट इक्वल किया तो क्या आ रहा है मेरे पास, 3/5 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू √2 एंड 2/5 y इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों ही इक्वेट कर दिए हैं। मेक श्योर आप कभी यहाँ पे आयोटा ना लिखें क्योंकि हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट इक्वल्स किए हैं। ओके? यहाँ पे आपके पास 3/5 x माइनस 5 था, तो 5 दूसरी साइड जाके प्लस का 5 हो गया। देन आपने क्या किया, √5 है वो दूसरी साइड ले गए राइट हैंड साइड, तो मल्टीप्लिकेशन में आ गई टर्म, और यहाँ पे जो 3 था वो दूसरी साइड जाकर डिनोमिनेटर में आ गया। तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, √5 इंटू √2 प्लस √5/3। ओके? राइट हैंड साइड में तो आपके पास डायरेक्ट पता लग रहा है y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। ओके? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि फाइंड रियल नंबर x एंड y सच दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो अब आपको पूरी एक स्टेटमेंट दी हुई है किसके इक्वल, दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल। तो आपने क्या करना है आप तो यहाँ पे वैसे डायरेक्ट कर सकते थे कि इक्वेट कर देते रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। ठीक है? तो ऐसे करते तो भी आपका क्वेश्चन ये इजी हो जाता। सपोज़ अगर आपको वो चीज़ नहीं करनी है तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से 2 इक्वेशंस बनाओगे और 2 इक्वेशंस बनाने के बाद ये डायरेक्ट आपके पास x और y की वैल्यूज़ निकल जाएंगी। ठीक है? तो मैं यहाँ पे जो टर्म है आपके पास 7 + 5 अयोटा, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आई हूँ। ठीक है? तो हमारे पास जो टर्म बन रही है दैट इज़ 3x + 2 अयोटा y
माइनस अयोटा एक्स प्लस 5y माइनस 7 माइनस 5 अयोटा इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो सारे रियल पार्ट्स मैंने एक साथ कर ली और सारी इमेजिनरी टर्म्स मैंने एक साथ कर ली। तो रियल में आपके पास क्या आ रहा है 3x प्लस 5y माइनस 7 प्लस अयोटा, यहाँ पे इमेजिनरी टर्म में आपके पास क्या आ रही है इमेजिनरी पार्ट में 2y माइनस एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। और हमें पता है कि जीरो की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं 0 प्लस अयोटा 0 को। तो हम यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कब करते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों आपस में इक्वल हो। सो आपके पास ये टर्म आ रही थी, आप इक्वेट कर रहे हो रियल और इमेजिनरी पार्ट। रियल टर्म को इक्वेट किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही है। ठीक है। देखो 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7 और माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 5। आपने 10th क्लास में एलिमिनेशन मेथड किया ही है, तो वहाँ से अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करोगे एलिमिनेशन मेथड तो आपके पास क्या आ रहा है। एलिमिनेशन मेथड में आपकी चॉइस होती है, आप x के कोफिशिएंट सेम बनाते हो या y के कोफिशिएंट। मैंने इसमें y के कोफिशिएंट सेम बनाए, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो टर्म आ रही दैट इज 6x 2 इंटू 5 10y 2 इंटू 7 14 एंड 5 इंटू माइनस एक्स माइनस 5x 5 इंटू 2 10y 5 इंटू 5 25। सो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। 6 माइनस 5 11 6 प्लस 5 11x एंड 14 माइनस 25 माइनस 11। सो यहाँ से सॉल्विंग के बाद आपके पास x की वैल्यू -1 आ रही है। अब आपकी जो ऐसा आप किसी भी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट करके आप y की वैल्यू निकाल सकते हो। सो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू -1 पुट कर दी। सो यहाँ से आपके पास y की वैल्यू क्या आ रही है, देखो -3 है। -3 आया, माइनस से दूसरी साइड चला गया तो क्या आएगा आपके पास 7 प्लस 3 तो 5y इज इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 2, क्योंकि 5 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा तो 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो रहा है 2। तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2 और x की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास -1। सो ये पूरा मेथड वही है जो हमने क्लास 10th में ऑलरेडी किया हुआ है।